हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ्स की 150 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 7 है। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, रुपये 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन है इस क्वेश्चन में ये दर है, क्योंकि ये अर्धवार्षिक देय है, ये कभी कभी तिमाही भी हो जाएगी। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, कभी तिमाही कह देगा, कभी अर्धवार्षिक कह देगा, तो कभी वार्षिक। अलग अलग क्वेश्चन में आप अलग अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमारा मूलधन दिया हुआ है 2000 रुपये। अर्धवार्षिक की बात करें तो दर हमारी आधी हो जाएगी, क्योंकि अर्ध मतलब आधा और वार्षिक मतलब वर्ष। तो जितनी हमारी वार्षिक जो दर है वो आधी हो जाएगी। वार्षिक दर हमारी 10% है, उसे आधा करने के लिए हम 2 से भाग करेंगे। तो जब 10 को 2 से भाग करेंगे 5% दर आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर समय भी निकालना है। समय दिया गया है 1 वर्ष। अगर मैं यहाँ पर अर्धवार्षिक को दूसरे शब्दों में कहूँ तो अर्धवार्षिक को मैं कह सकती हूँ छमाही। छमाही मतलब 6 महीने। तो अगर मैं 1 वर्ष की बात करूँ, 1 वर्ष में 6 महीने की कुल 2 छमाही हो जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो पहले 6 महीने में एक छमाही होगी और बाद के 6 महीने में दूसरी छमाही होगी। तो यहाँ पर जो छमाही हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसके लिए हम चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्रधन जब हम निकालेंगे तभी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल पाएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस दर बटे 100 की होल पावर समय। अब जो वैल्यूज हमें दी गई है उनको रख लेंगे। मूलधन हमारा है 2000, तो मूलधन 2000 रख लेंगे। दर हमें दी हुई है 5%, क्योंकि ये हमने यहाँ पर निकाली थी। 5% हो जाएगी, बटे में 100 ऐसा ही रहेगा। और ये समय 2 हमारा निकल करके आया, तो हम समय 2 लिख देंगे। अब ऊपर नीचे जो कैंसिल होता होगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो 5 से जब ऊपर भाग करेंगे 1 आएगा, और 5 से जब 100 को भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। जब 20 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 20 एकम 20 होगा, और उस 20 में जब हम ऊपर वाला 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो ऊपर 21 आएगा और नीचे 20 ऐसा ही रहेगा। पावर यहाँ पर हमारी 2 थी, तो पावर 2 ही रहेगी। अब ये 21/20 की पावर 2 है, तो इसका मतलब होगा 21/20 को हम 2 बार लिखेंगे। जब हम नीचे 21/20 को 2 बार लिखेंगे तो ऊपर नीचे जो कैंसिल होता होगा उसको कैंसिल कर देंगे। 20 से 2000 को भाग करेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा, और जब 20 से 100 को भाग करेंगे तो ये 5 आएगा। 5 हमने नीचे लिख लिया। अब 21 की गुना जब 21 के साथ करेंगे तो ये 441 आ जाएगा, और जब 441 की गुना 5 के साथ करेंगे तो 2205 आ जाएगा। तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन आया 2205। क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमारा 2205 है और मूलधन हमारा 2000 है। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो 205 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो निकल करके आया वो आया 205। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। तो क्वेश्चन नंबर 122 है, पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। अब किसी भी संख्या के अगर हम घन की बात करें तो वो होता है, अगर हम किसी भी संख्या को 3 बार लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने 2 माना और 2 को मैंने 3 बार लिखा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 8। अगर मैं 8 की बात करूं, 8 एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या किस लिए है? पूर्ण घन संख्या इसलिए है, जब मैं 8 के फैक्टर करूंगी तो ये 2 गुना 2 गुना 2, ये 3 बराबर बराबर फैक्टर आ जाएंगे, यानी 3 बार इसके हम फैक्टर कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं ऑप्शन में दिए हुए इन सभी संख्याओं की बात करूं तो 2 के हम फैक्टर नहीं कर सकते, 5 के भी फैक्टर नहीं कर सकते, और जो 3 है उसके भी फैक्टर नहीं कर सकते। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। आप किसी भी संख्या के फैक्टर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। वर्गमूल के चिन्ह ये इस तरीके से लिखा हुआ है, रूट के ऊपर बाईं और हम यदि संख्या 3 लिख देते हैं तो वह किस चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से अगर कर्णी चिन्ह लिखा हुआ है और उसके बाद हम 3 लिख देते हैं तो आपको अच्छे से पता है ये घनमूल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, 6 कलमों का मूल्य ₹24 है, तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। अब जो 6 कलमों का मूल्य हमें दिया हुआ है वो ₹24 दिया हुआ है।
यहाँ से हम एक कलम का मूल्य निकाल लेंगे। जब 6 इधर गुना में है, हम दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, और जब 6 से 24 को भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो एक कलम का मूल्य हमारे आया 4 रुपये, और हमसे 10 कलमों का मूल्य पूछा गया है। तो जब हम 10 की गुना 4 के साथ करेंगे, 40 रुपये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन द हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, 5 मजदूरों की मजदूरी रुपये 1250 है, तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी। हमें दी हुई है 5 मजदूरों की मजदूरी, जो कि कितनी है, 1250 है। अब यहाँ से हम एक मजदूर की मजदूरी निकाल लेंगे। इधर ये 5 गुना में होगा तो दूसरी साइड जब हम भेजेंगे भाग में चला जाएगा, और जब हम 1250 को 5 से भाग देंगे तो ये 250 आ जाएगा। हमें 8 मजदूरों की मजदूरी निकालनी है। जब एक की 250 है, तो 8 की निकालने के लिए हम 250 में 8 से गुना करेंगे तो 2000 आ जाएगा। 2000 रुपये 8 मजदूरों की मजदूरी हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 126। तो क्वेश्चन नंबर 126 है, समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध होता है। तो जैसा कि मैं आपको समानुपात में पढ़ा चुकी हूँ, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, समानुपात में कितने पद होते हैं। तो समानुपात में 4 पद होते हैं। ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं समानुपात हम कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी और समानुपात सी और अनुपात डी। तो इस तरीके से हमारे समानुपात में 4 पद हो जाते हैं, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। यदि 6 किताबों का मूल्य 24 रुपये है तो 7 किताबों का मूल्य कितना होगा। 6 किताबों का मूल्य हमें दिया गया है 24 रुपये, तो यहाँ पर 6 किताबों का मूल्य 24 रुपये हो जाएगा। जब हम एक किताब का मूल्य निकालेंगे तो 24 को 6 से भाग कर देंगे, 4 आ जाएगा। हमसे 7 किताबों का पूछा गया है, तो जब एक किताब का मूल्य 4 रुपये है और हमें जब 7 का निकालेंगे तो 7 की गुना 4 में कर देंगे, ये 28 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, 2/3 की होल पावर 5 का अर्थ है। तो इस तरीके से 2/3 की होल पावर 5 लिखा हुआ है, और जब हम इसे ऊपर नीचे अंश और हर में अलग अलग घात के रूप में लिखेंगे तो ऊपर 2 की घात 5 हो जाएगा और नीचे 3 की घात 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, 4/7 गुना 4/7 गुना 4/7 को लिखा जा सकता है। तो जब आप 4/7 को गिनेंगे तो 1 2 और 3, ये 3 बार आया हुआ है, तो ये 4/7 की घात 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है। तो बैंकों का बैंक के नाम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक एक हमें यहाँ पर दिया हुआ है और एक इलाहाबाद बैंक, ये दोनों ही बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो ऑप्शन से हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, केंद्रीय बैंक है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, जिला सहकारी बैंक या फिर ग्रामीण बैंक। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए में होगा, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 134 है, 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम 9 और 12 के मध्य संख्याएं ज्ञात करेंगे। जब हम 9 और 12 के मध्य संख्याएं ज्ञात करेंगे तो एक 10 आ जाएगी और एक 11। अब अभाज्य संख्या हमसे पूछी गई है, तो अभाज्य का मतलब होगा जो किसी से भी विभाजित ना हो। 10 विभाजित हो जाती है क्योंकि 10 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 5 से भी, लेकिन जो संख्या 11 है वो किसी से भी विभाजित नहीं होगी। तो हमारा जो यहाँ पर जो संख्या आ जाएगी अभाज्य संख्या वो एक ही होगी, 11। और इन्होंने पूछा है हमसे अवयवों की संख्या, तो अगर 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या की बात करें तो हमारी जो संख्या है वो एक ही आई और अवयव इसके एक ही हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, 5 किस समुच्चय को दर्शाता है। तो 5 जो है हम जब लिखते हैं जब कुछ भी अवयव हमारा वहां पर हमें नहीं मिलता है, जो कि एक रिक्त समुच्चय को दर्शाता है। रिक्त का मतलब होगा खाली, तो 5 हम उस समुच्चय को लिखते हैं जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता। तो 5 एक रिक्त समुच्चय को दर्शाता है। यहाँ तक हमारे 135 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे की वीडियो में आपको इससे आगे के क्वेश्चन मिल जाएंगे।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।